हाय दोस्तों, चलिए स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो आज का अपना टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर देख ही चुके होंगे, अटेंड करते आ रहे हैं तो सबको। चलो आज स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। थोड़ा सा अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? आज नहीं लग रहा है? स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ आजू बाजू कुछ अजीब सा आपको दिख रहा होगा, नोटिस करना। और आखिरी पूरे वीडियो तक में, आखिरी तक में यही लोग सोचेंगे, कुछ है यहाँ बदला नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है दिमाग में, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है? ठीक, ये एक वर्ड तो अपने को सुना सुना लग रहा है, डाई इलेक्ट्रिक। पिछले टॉपिक में भी पढ़ के आए थे। डाई इलेक्ट्रिक्स होते क्या है? एक टाइप के नॉन पोलर इंसुलेटर इज सेड टू बी अ डाई इलेक्ट्रिक्स। सिंपल सी बात, क्लियर है। बट यहाँ स्ट्रेंथ की बात की जा रही है, मतलब डाई इलेक्ट्रिक की क्या होगी स्ट्रेंथ, वो वही ऐसी टाइप का कुछ लग रहा है। चलो सिंपल सी अब बात होती है, छोटी मोटी बात है, कवर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? जब हम एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि हम एक अप्लाई कर सकते हैं एक डाई इलेक्ट्रिक में, दैट कैन बी अप्लाइड टू अ डाई इलेक्ट्रिक, दैट कैन बी अप्लाइड टू डाई इलेक्ट्रिक्स विथआउट डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, मतलब डाई इलेक्ट्रिक्स के ब्रेकडाउन हुए बिना, और इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन विथआउट इलेक्ट्रिक IELECTRIC इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन DOW एंड डाउन इज सेड टू बी अ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्लियर है? वीडियो एक बार चेक कर लेता हूं। चलो क्लियर है। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है? एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम एक इलेक्ट्रिक मतलब डाई इलेक्ट्रिक्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसकी विथआउट ब्रेकडाउन, मतलब इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुए बिना, तो उसे क्या बोला जाता है? डाई इलेक्ट्रिक्स की स्ट्रेंथ, मतलब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सिंपल सी बात बोल सकते हैं। सिंपल, क्लियर है। तो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हम एक डाई इलेक्ट्रिक पे अप्लाई कर सकते हैं कि उसकी ब्रेकडाउन भी ना हो और इलेक्ट्रिसिटी पास भी होते रहे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब जैसे ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? जैसे इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाएगी तो वहां पर हम बोलेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ब्रेकडाउन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। सिंपल सा बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो इसको लिख लो। डेफिनेशन है, एग्जैक्ट डेफिनेशन आप है ये। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? जैसे ही हम कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो कुछ अमाउंट ऑफ स्ट्रेन हर एक एटम के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो डाई इलेक्ट्रिक होते हैं वैसे तो एक नॉन पोलराइज्ड इंसुलेटर्स होते हैं। सिंपल सी बात है, मतलब नॉन पोलराइज्ड इंसुलेटर होते हैं, तो उनके ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उनके ऊपर कुछ स्ट्रेन्स पड़ता है। स्ट्रेन पड़ने के कारण वो सारे के सारे एटम्स एक अलाइन हो जाते हैं, एक पाथ में अलाइन हो जाते हैं और अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना चालू कर देते हैं। सिंपल सी बात है। और जो हमारा अनपोलराइज्ड इंसुलेटर था वो किस में चेंज हो जाता है? पोलराइज्ड इंसुलेटर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात क्लियर है। मतलब हमारा सिंपल सी अनपोलराइज पोलराइज में चेंज हो रहा है। मतलब अगर थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा तो थोड़ा सा और स्ट्रेंथ पड़ेगा। मतलब यहां तो क्या किया जा रहा है? मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड की जा रही है। मतलब मैक्सिमम मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब स्ट्रेन भी एटम्स के ऊपर जो पड़ रहे हैं वो बहुत ज्यादा पड़ रहा है, मैक्सिमम पड़ रहा है। तो इस मैक्सिमम स्ट्रेन पड़ने के कारण एक लिमिट आएगा जिसमें जो एटम्स होंगे वो एटम्स में इतना ज्यादा स्ट्रेन पड़ेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन्स डी अटैच हो जाएंगे, मतलब उसके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे और एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स डी अटैच हो जाएंगे एटम से। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं जो अब मेरे एटम बचा है वो पॉजिटिव आयन एटम हो चुका है। तो सिंपल इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है
एक एटम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है। सिंपल सी बात है, एक एटम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक एटम की डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को, यहां तक के प्रोसेस को। ये स्टोरी टाइप में समझ के चलना, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होने मतलब एटम्स डी अटैच होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। मतलब ये सिंपल सा, अगर मैं एक कैपेसिटर बना देता हूं तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइड वाला हो जाएगा, ये नेगेटिव 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 साइड वाला हो जाएगा। यहाँ एक डाई इलेक्ट्रिक्स रखा है जो कि क्या हो चुके हैं, अब ये पोलराइज मतलब इधर साइड नेगेटिव 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 आ जाएंगे, इधर साइड पोलराइज चार्ज, ठीक, इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक। इंड्यूस चार्ज प्रोड्यूस होने के कारण ये इधर साइड कौन सा साइड बन जाएगा, नेगेटिव साइड, और इधर साइड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव साइड बन जाएगा, ठीक। इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट भी अब क्रिएट हो जाएगा, मतलब पी भी कुछ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर साइड है। बट इसके अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जस्ट इधर साइड होगा, मतलब ईपी बोल सकते हैं, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट होगा, ठीक है। तो कुछ जो एटम्स है वो पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस जो प्रोड्यूस हो वो नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और पॉजिटिव वाले नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। सिंपल सा ये आगे का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो इसी तरह से अब कुछ डाइलेक्ट्रिक्स की बात कर लेते हैं। मतलब अपने को सिंपल टॉपिक में समझना था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है। तो ये किस तरह से काम करता है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स डी अटैच हो जाते हैं और ये पॉजिटिव के डी अटैच होने के कारण इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं और जो हमारे पॉजिट्रॉन्स मतलब पॉजिटिव आयंस जो रहते हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। ये ऐसा प्रोसेस पूरा होता है। और वैसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होते हैं तो सिंपल इससे समझ सकते हो। चलो, ये क्लियर है यहाँ तक। अब कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं। पहला आपके स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा सबका। पहला एलिमेंट जैसे कि एयर हो गया। हम बात करते हैं जनरली जो डाइलेक्ट्रिक्स में बेस्ट डाइलेक्ट्रिक्स में बात करते हैं तो पहला तो वैक्यूम को बात करते हैं और दूसरा एयर को बात करते हैं, ठीक। तो दोनों की यूनिट्स क्या होती है, मतलब वैल्यूज की अगर मैं बात करता हूं तो दोनों की अपनी अपनी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। रब कर दूं इसको, चलो ये भी कोई काम का नहीं है। अगर एयर की बात करता हूं फिर वैक्यूम VACCUME वैक्यूम की बात करता हूं और कुछ एक और मीडियम ले लेता हूं जैसे कि ग्लास की ले लेता हूं, ठीक। और रबर की बात कर लेते हैं। चलो, तो ये सारे मीडियम्स हो गए या फिर मटेरियल्स एक टाइप के बोल सकते हो, मीडियम्स हैं ये सारे के सारे। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक के बात करता हूँ, डाइलेक्ट्रिक में की जगह मैं एयर मान के चलता हूँ तो उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब K की वैल्यू कितना आएगी 1.00059 होती है, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा, स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करता हूं तो स्ट्रेंथ आएगी इसकी 3। चलो, वैक्यूम की बात करता हूं तो इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 आ जाता है और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इन्फिनिटी मतलब बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। जितना कम उतना ज्यादा अच्छा, उसकी स्ट्रेंथ जितना स्ट्रेंथ कम उतना ही ज्यादा अच्छा, ठीक है। इन्फिनिटी मतलब बहुत ही अच्छा है ये, ठीक है। इसे इलेक्ट्रिक मतलब इसका ब्रेक डाउन करना इन्फिनिटी तक चार्जेस को प्रोवाइड, इन्फिनिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स को अप्लाई करना पड़ेगा और उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा वैक्यूम की ब्रेक डाउन करने के लिए, ठीक है। आखिर में बात करता हूँ रबर की बात करता हूँ तो 6.9 होता है इसका और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो 12 होता है, ठीक है। ग्लास की अगर बात करते हैं तो ये 3 से लेकर के 6 तक होता है और इसकी स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो ये 14 होता है। चलो, ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डोटा 2 कंप्लीट है, रब कर दूं, कंप्लीट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अपना छोटा सा टॉपिक था, फिर भी थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है क्योंकि टॉपिक थोड़ा ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। ये सारे टॉपिक्स हैं, मैं बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला जो टॉपिक था कैपेसिटेंस था, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। बाकी जो और चीज़ें बची उसमें एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा मतलब डेरिवेशन ज़्यादा पार्ट है तो उसका टाइम नहीं लगता है उतना,
ठीक है, इसी में अब आता है कि नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, TACITANC, कैपेसिटेंस ऑफ PARALLEL पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, CAPACITOR कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए, ELECTRICS इलेक्ट्रिक्स। चलो क्लियर है, टॉपिक लिख लिया, लिख लो। चलो स्टार्ट करें। सिंपल इस बार अपन कंसीडर करें, इससे पहले जो हमने निकाला था विथआउट डाइलेक्ट्रिक्स यूज करके निकाला था, मतलब सिंपल जो हमारी वैल्यूज पहले आती है एक, उसी को भी इधर साइड दोनों को डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक, पुराना केस जो भी किए थे उसको भी कर लेते हैं एक साथ, और इसको भी, तो पुराना वाला भी रिवीजन हो जाएगा कैपेसिटेंस का। ठीक है, तो सिंपल मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना दिया यहाँ पास, सिंपल सा। अब इसके कारण इसमें जो पोटेंशियल अप्लाई करूंगा तो इसके चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे, इधर साइड नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, और इधर साइड उतने ही नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस क्रिएट हो जाएंगे। सिंपल है। चलो अब जब सिंपल केस में बात करते थे, मतलब विथआउट डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स की जगह स्पेस, वैक्यूम स्पेस, मतलब वैक्यूम लेके चलते थे या फिर एयर लेके चलते थे, तो उस समय पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वैल्यू, मतलब C नॉट से डोनेट कर रहा हूं तो उसको, तो उसकी वैल्यू क्या आती थी, C नॉट इज इक्वल्स टू F7 नॉट A/D। सिंपल है ये पहले। और D क्या होता था, D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कैपेसिटर प्लेट, क्योंकि टू कैपेसिटर प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस था। ठीक है, तो ये पहले वाला यूनिट था, ये पहले ही डेरिवेशन इसका कर चुके हैं, तो किस तरह से आता था ये हो चुका है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है कि ये अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बिटवीन में एक डाई इलेक्ट्रिक्स को पुट कर देते हैं तो अपना क्या वैल्यू आएगा। तो सिंपल मैं एक डाई इलेक्ट्रिक्स को यहाँ पुट कर देता हूं, तो डाइलेक्ट्रिक पहले तो अनपोलराइज रहेंगे, बाद में पोलराइज्ड हो जाएंगे। तो सिंपल इधर साइड क्या हो जाएंगे, इंड्यूस चार्जेस प्रोड्यूस हो जाएंगे, इधर साइड पॉजिटिव इंड्यूस चार्जेस इधर साइड प्रोड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, मान लेते हैं जो पहले कैपेसिटेंस के कारण, जो वैक्यूम स्पेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, वो मैं मान लेता हूं E था। ठीक, E नॉट मान लेता हूं, सिंपली E नॉट था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर E नॉट था। ठीक है, अब इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगा, मतलब डाइलेक्ट्रिक्स के कारण, जो मान लेता हूं मैं EP है। ठीक है, जस्ट अपोजिट भी होगा। तो जो अपना रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा, मतलब E नेट जो आएगा, ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, REDUCED, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E नेट, इसे सिंपली इस बार E से डोनेट करके चल रहा हूं। ठीक है, E नेट बार बार लिख लिख के कोई फायदा नहीं है, E से डोनेट करके मान के चल रहा हूं। ठीक, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब EP। अपना इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, यहां तक लिख लो, ऊपर के टॉपिक को सबको रब करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक रब करे दे रहा हूं क्योंकि अपने को जगह चाहिए और जगह है नहीं। ठीक है, ये सब वाले को भी रब करे दे रहा हूं और इसको भी रब कर देता हूं। ठीक है, अब अपने को जरूरत है ये वाली वैल्यूज की। ठीक है, क्लियर है। तो अपना जो वैल्यू आ गया, मतलब रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब E नेट जो अभी यहां प्रोड्यूस हो रहा है, वो E नेट E नॉट माइनस EP, सॉरी E नॉट, हाँ E नॉट बोल सकते हो, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। ठीक, और सिंपल इसके कारण जो हमारा कितने एरिया पे हमारा रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब E प्रोड्यूस होगा, ये वाला, मतलब E ये कितने डिस्टेंस तक के लिए प्रोड्यूस होगा, E प्रोड्यूस होगा फॉर अ थिकनेस T के लिए, मान के चलता हूं डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस T है,
तो जो हमारा रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो थिकनेस T के लिए प्रोड्यूस होगा। मतलब E दिस विल प्रोड्यूस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोड्यूस्ड फॉर डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस होगा, डिस्टेंस बोलो या फिर थिकनेस के लिए, कितना थिकनेस के लिए प्रोड्यूस होगा, T डिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस होगा। सिंपल। उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब E नॉट कितने के लिए प्रोड्यूस होगा, E नॉट प्रोड्यूस होगा फॉर D माइनस T के लिए। सिंपल है। मतलब ये टोटल डिस्टेंस माइनस T थिकनेस, तो ये वाला एरिया और ये वाले एरिया के लिए प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी बात है। चलो, तो ये क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर से हम क्या लिख सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में निकल रहा है। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर POTI पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर TWO2 प्लेट्स ऑफ CAPACIT और कैपेसिटर इज कितना आ जाएगा, V इज इक्वल टू E नॉट, पहले वाला E नॉट के लिए मान के चल रहा हूं तो E नॉट इंटू D माइनस T हो जाएगा। और दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, प्लस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस मान के चलेंगे, एडिशनल पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दोनों के लिए। सिंपल सी बात है। तो इसके लिए भी जो रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसके लिए कितना T, तब तो इंटू T। सिंपल ये वैल्यू आ गया, मतलब नेट पोटेंशियल की वैल्यू अपने पास ये आ गई। अब इसी को अपन को आगे फॉरवर्ड इक्वेट कर देना है, फर्दर इक्वेट कर देना है। ठीक है, तो इस नीचे वाले को रब करे दे रहा हूं। डस्टर कहाँ रख दिया यार, इसको रब करे दे रहा हूं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, लिख लिया यहां तक सभी लोग ने। अब सिंपल जो हमारा प्रीवियस नॉलेज था उनको इस्तेमाल करना है, क्योंकि अपने को डेरिवेशन इधर फर्दर करना है और डेरिवेशन के लिए प्रीवियस इक्वेशंस का याद रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सिंपल इसे फॉरवर्ड और मैं क्या लिख सकता हूँ, V इज इक्वल्स टू E नॉट D माइनस T प्लस, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, अकॉर्डिंग टू दी कैपेसिटेंस। शुरू में जो अपना फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में, अपने को क्या मिला था, दैट Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो ये इक्वेशन मिला था, ये वाला इक्वेशन भी यूज करेंगे। फर्दर मेरे को ध्यान नहीं दिया, Q इज इक्वल टू C इंटू V। अपने के इक्वेशन किसके लिए चाहिए, E को चाहिए। हाँ याद आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है टॉपिक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू, सबको एक साइड लिखना, जो यूज करते हैं ना एडिशनल में मैं इधर उधर लिख देता हूं, उसको एक साइड ही लिखूंगा मैं भी अब से। तो K इज इक्वल टू क्या आता था अपना, E नॉट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था। सिंपल सी बात है। तो फ्रॉम इक्वेशन X अगर मैं मान लेता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन X मैं इसे क्या लिख सकता हूं, अगर इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करता हूं तो E इज इक्वल टू E नॉट बाय K लिख सकता हूं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये वाली वैल्यू को मैं क्या कर दूंगा, E की जगह पुट कर दूंगा, ये वाली वैल्यू को E की जगह पुट कर दूंगा। रिवर्स नहीं हुआ है, मैं ही बोला हूं। ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या बोल दूंगा, F7 नॉट बाय K लिख सकता हूं और इंटू T, इंटू को हटा दो, सिंपल T इस तरह से। ठीक है, अब इन दोनों में से अपने को कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, इतने दिख रहा है ना, F7 सॉरी E नॉट दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों साइड कॉमन दिख रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को क्या मैं कॉमन निकाल लूंगा, तो ये मेरा क्या बचेगा, D माइनस T प्लस T बाय K, ये आ जाएगा आपका इक्वेशन V। सिंपल से यहां तक लिख लो, थोड़ा सा एक और स्टेप है, इसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। 19 मिनट हो गया क्या, 4 हो गया, लिख लिया। आगे का रब कर रहा हूं ना, मतलब ये सारी चीजें अपने को अभी नहीं जरूरत है, तो इसको रब करे दे रहा हूँ। इस सबको तो लिख ही लियो, आप ये को रब करे दे रहा हूँ, इसको रब करे दे रहा हूँ, इसको रब करे दे रहा हूँ, इसको रब करे दे रहा हूँ, बस नीचे वाले को छोड़ करके। ठीक है, ये वैल्यू आई।
अब सिंपल मुझे किसके कैपेसिटेंस के रूप में इसे चाहिए, क्योंकि अपने को निकालना था कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन वी यूज अ डाइलेक्ट्रिक का जब यूज करते थे तब अपने को इक्वेशन निकालना है। तो सिंपल मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, अगर इसकी वैल्यू लिखूंगा तो E नॉट इज मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या आती थी जब हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं करते थे, जो सबसे शुरू में मैंने लिखा था वो क्या आई थी अपनी इक्वेशन F7 नॉट A बाय D। सिंपल F7 नॉट A बाय D लिख सकता हूं, ठीक है। और यही वैल्यू को लिखना है, बट मुझे तो सिंपल एक इक्वेशन और अगर मिल जाता है यहीं पास से, दैट कौन सा इक्वेशन, मुझे Q की वैल्यू अगर यहीं कहीं से मिल जाती तो मेरा काम तो हो जाता। सिंपल सी बात है, अगर Q की वैल्यू मुझे मिल जाती तो मेरा काम बन जाता। इसी की वैल्यू एक और होती है E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय F7 नॉट। ये वाला इक्वेशन अगर मैं यूज करूं तो मुझे Q की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब करेक्ट इक्वेशन मैंने अब पकड़ा है, ठीक है। दूसरे नंबर वाला करेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। तो ये वाले को रब कर देते हैं, ये वाले में Q की वैल्यू नहीं मिल रही है बट ये वाले में मिली जा रही है, ठीक है। इसी को इस्तेमाल करते हैं, मार्कर कहाँ रख दिया, ब्लू से यूज करते हैं हम। तो सिंपल अगर मैं इसकी जगह F7 सिग्मा की जगह क्या लिख सकता हूं, चार्ज डेंसिटी की जगह लिख सकता हूं Q बाय F7 नॉट इंटू A। बिल्कुल सही भाई। अब इसको मैं यहां पास से सॉल्व कर देता हूं, ये वाले को यहां से V इज इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू पुट कर दे रहा हूं Q बाय F7 नॉट इंटू A और ये D माइनस T प्लस T बाय K, ये आ गया। अब सिंपल अगर मैं इसको एक और इक्वेशन एक और स्टेप सॉल्व कर देता हूं, मतलब इसको V को इधर साइड भेज देता हूं और सारे इक्वेशन को उधर साइड, तो ये क्या हो जाएगा F7 नॉट, और सिंपल अगर इसको लिखते हैं तो इस तरह से लिख सकता हूं, छोटा वाले साइड को इधर साइड लिख देता हूं लेफ्ट हैंड साइड और बड़े को उधर साइड, मतलब Q बाय V इज इक्वल टू F7 नॉट A बाय D माइनस T, इसको पूरा ब्रैकेट में ही लेके चलता हूं T बाय K। इस तरह से लिख सकता हूं Q बाय V, सबसे शुरू वाला इक्वेशन Q बाय V, मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस में निकाला था, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या आता था, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो अपने को क्या मिलता था, C इज इक्वल टू Q बाय V। तो ये वाला इक्वेशन Q बाय V की जगह लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, C लिख सकता हूं। सिंपल सी वैल्यू है, सिंपल सी इक्वेशन लिख सकता हूं। इस फ्रॉम दिस इक्वेशन we can write that Q by V is equals to C। अच्छी खासी इंग्लिश है, चलो। तो ये सारा चीजें रब कर दिया हूं, अरे लिखे नहीं थे क्या, एक 5 सेकंड पीछे करके लिख लेना, चलो ठीक है, नोट्स में सारा मिल जाएगा, टेंशन मत लो। C इज इक्वल्स टू, अब मेरा वैल्यू आ जाएगा फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाय K, ये T है ना, T बाय K, और ये आ जाएगा कैपेसिटेंस। मतलब एक चीज तो यहां से और चीज देखने को मिल रही है, दैट हमारा डाइलेक्ट्रिक यूज करने के कारण कैपेसिटेंस की पावर तो बढ़ गई है, ठीक, तो पावर बढ़ गई। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिखना है तो लिख लो पॉज करके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हो गया कंप्लीट, इक्वेशन कंप्लीट है, रब कर दूं, रब कर दो। तो अपने को निकालना था कि ये फाइनल कैपेसिटेंस अगर डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, और जब डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी इंक्रीज अप हो जाती है, मतलब इंक्रीज हो जाती है, सिंपल सी बात है, ठीक है। इंक्रीज क्यों होती है, इंक्रीज होती है तो होती है, अब क्यों होती है मैं बोल रहा हूं, क्यों होती है, क्योंकि हम डाइलेक्ट्रिक्स यूज करते हैं। डाइलेक्ट्रिक्स क्या कर देते हैं, और ज्यादा स्पेसिफिकेशन को बढ़ा देते हैं, ठीक है। चलो टाइमिंग मैं देख लेता हूं, इसके हिसाब से अगला वीडियो शूट करते हैं। 24 मिनट हो चुके हैं, नहीं टाइम नहीं है, अगले वाले में शूट करेंगे, ठीक है। चलो तो होप फॉर क्या, इस वीडियो के लिए धन्यवाद, और आगे PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पासवर्ड जेपी वर्ल्ड है, तो PDF को खोलने के लिए जेपी वर्ल्ड देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा, ठीक है। और वेबसाइट भी जाके आप चेक कर सकते हो, वहां पास आपको PDF मिल जाएगा,
और फलाना ढकाना आपके सारे यूट्यूब्स के वीडियोस वहाँ भी मिल जाएंगे। और दूसरी बात, आप सोशल मीडिया पे भी सारे अपडेट्स मेरे देख सकते हो। तो अभी नीट वाला कोर्स आने वाला है, डेली डोज ओनली 10 क्वेश्चन, तो होपफुली आप सब लोग उसको भी जाके आगे देखेंगे। तो चलिए यार, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी वो है, और जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी फिजिक्स और केमिस्ट्री बस है, बायो तो उनका काम का नहीं आएगा। ठीक है, तो आप जाके डेली डोजेस 10 क्वेश्चन हर दिन नीट के 10 क्वेश्चन करेंगे तो उसको भी जाके अटेंड कर सकते हो। अब उसका फायदा क्या है, उसका फायदा अगले वीडियो पे देखेंगे। तो धन्यवाद, और मिलते हैं अगले के सब वीडियो में।